गरीब गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हारे साथ रहने वाली ये लड़की दरअसल तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम उसके पैसों के पीछे तो नहीं हो, और उसका आखिरी टेस्ट था तुम्हारी 10 लाख की जमा पूंजी उड़ा देना। वो पैसा जो तुमने अपनी दादी के ऑपरेशन के लिए बड़ी मुश्किल से बचाया था। खाली हुआ बैंक अकाउंट देखकर तुम बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। गुस्से को दबाते हुए बस इतना पूछा, जी वही पैसा कहाँ लगाया तुमने? वापस मिल सकता है क्या? फोन पर जी वही बहुत देर चुप रही। फिर अचानक बोली, शियाओलिन, अगर मैं कहूँ कि पैसा खर्च हो गया, वापस नहीं आ सकता, तो तुम क्या करोगे? ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में पहला ख्याल यही आया, पैसा गया मतलब दादी का ऑपरेशन नहीं होगा, तुम अपना आखिरी अपना खो दोगे। जी वही ने देखा तुम कुछ नहीं बोल रहे तो हल्के से बोली, शियाओलिन, मुझे पता है मैंने पहले नहीं बताया, ये मेरी गलती थी, पर अब तो पैसा खर्च हो चुका है, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे ना? आखिर इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे, बाद में कमाकर। जी वही की बात पूरी होने से पहले ही तुमने फोन काट दिया। हॉस्पिटल के काउंटर के सामने खड़े होकर तुम बस सुन्न हो गए। तभी फोन पर एक मैसेज आया, लाई कुन बार में सरप्राइज है। अनजान नंबर और अजीब सा मैसेज देखकर मन में एक डर सा बैठ गया। 2 सेकंड सोचकर तुम जल्दी से हॉस्पिटल से निकले, टैक्सी पकड़ी और बार की तरफ चल दिए। उधर जी वेई ने तुम्हें टेस्ट करने के लिए अपने सारे दोस्तों को वहां बुला रखा था। तुम केबिन के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोलते ही सबको हंसते मजाक करते देखा। जी वेई ने तुम्हें देखते ही खड़ी होकर तेजी से पास आई। तुमने उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट देखी, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो तुम यहाँ क्यों आए। शियाओलिन, तुम यहाँ कैसे? कहते हुए उसने बिना सोचे तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहा, पर तुमने हटा दिया। शियाओलिन, ऐसा नहीं है, मुझे समझाने दो। तुमने जी की तरफ देखा और अचानक एक नरम मुस्कान के साथ बोले, जी वेई, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। जी वेई पहले चौंकी, फिर पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। नहीं नहीं नहीं, ब्रेकअप नहीं करेंगे। शियाओलिन, मुझे समझाने का मौका दो। तुमने उसका हाथ झटक दिया, फिर भी शांत और साफ आवाज में बोले, जी वेई, मुझे छोड़ दो, बस एक ही चीज चाहिए, मेरे पैसे वापस कर दो। 1 साल के रिश्ते में वो जानती थी तुम एक बार जो कह दो वो कह दो, पीछे नहीं हटते। पर जी वही ब्रेकअप नहीं चाहती। उसे बड़ी मुश्किल से यह मौका मिला था हमेशा तुम्हारे साथ रहने का। मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, ब्रेकअप मत करो प्लीज। तुमने शांति से उसे देखा, फिर नजर केबिन के बाकी लोगों पर घुमाई, आखिर में नजर शिहाओ पर टिकी। वो जी वेई से छुपकर तुम्हारी तरफ एक जानी पहचानी मुस्कान दे रहा था, होंठ हिला हिलाकर जैसे कह रहा हो, तू मुझसे जीत नहीं सकता। तुमने फिर से जी वेई की तरफ देखा और आराम से बोले, ब्रेकअप नहीं करना है तो अभी मुझे 10 लाख दो, सिर्फ 10 लाख चाहिए मुझे। जी वेई का चेहरा उतर गया। शियाओलिन, एक दिन और रुक जाओ ना, कल तक जितना पैसा चाहिए दे दूंगी, बस आज नहीं हो पाएगा, प्लीज समझो। तुमने निराश होकर उसे देखा, गुस्सा दबाते हुए बोले, जी वही, मुझे बस मेरे अकाउंट का पैसा चाहिए, वापस कर दो, आज के बाद हमारा कोई रास्ता एक नहीं है। जी वही फिर भी मनाने की कोशिश करती रही, पर तभी तुम्हारा फोन बजा। कॉल पर बात सुनते ही तुम्हारा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, तुम मुड़कर जाने लगे। तभी जी वही ने कलाई पकड़ ली। शियाओलिन, मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। नहीं, ब्रेकअप नहीं, रुक जाओ, कल तक जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। तुमने उसकी तरफ देखा, फिर सबके सामने अपना हाथ जोर से छुड़ाया। जी वही, हमारे बीच अब सब खत्म। इतना कहकर बिना पीछे देखे चल दिए। सड़क पर चलते हुए अब रात गहरी हो चुकी थी। सड़क बिल्कुल सुनसान, कोई टैक्सी भी नहीं दिख रही थी। दरअसल वो कॉल हॉस्पिटल से थी। डॉक्टर ने बताया दादी की तबीयत बिगड़ गई है, जल्दी अस्पताल आना होगा। ये सुनते ही तुम्हें लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की चिंता में जी वही वाला मसला भूल गए। 10-15 मिनट इंतजार के बाद भी कोई टैक्सी नहीं मिली। तभी दूर से एक महंगी मायबाग कार धीरे धीरे आती दिखी। हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी में तुम बिना सोचे सड़क बीच में दौड़ पड़े। तेज ब्रेक की आवाज सुनसान सड़क पर गूंजी। आंखें खोलते ही देखा, गाड़ी तुमसे मुश्किल से 10 सेंटीमीटर पहले रुकी थी। अगर ड्राइवर जरा भी देर करता या स्किल कम होती तो टक्कर तय थी। गाड़ी से एक आदमी उतरा। मैं ठीक हूँ अंकल, प्लीज मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। अंकल ने पीछे बैठी लेडी की तरफ देखा। समझ गया, फैसला उसी का चलेगा। तुम सीधे पिछली सीट की खिड़की पर गए। मैडम, प्लीज थोड़ी मदद कर दो, मेरी दादी की हालत गंभीर है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, प्लीज मदद कर दो। यह सुनकर अंकल भी थोड़ा भावुक हो गए। अगले ही पल अंदर से एक शांत सुरीली आवाज आई, बैठ जाओ। आधे घंटे बाद गाड़ी हॉस्पिटल के गेट पर रुकी। तुम शुक्रिया कहे बिना ही गाड़ी से उतरकर सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़े। पता नहीं चला कि वो लेडी और ड्राइवर भी पीछे पीछे आ गए थे। ओटी के बाहर पहुंचते ही एक नर्स जल्दी में बाहर आई। सर, जल्दी ऑपरेशन का पेमेंट करो। जब तुम टूटने वाले थे तभी एक ठंडी साफ आवाज पीछे से आई, अंकल पेमेंट कर दो। अंकल ने हाँ कहकर तुम्हारे हाथ से पर्ची ले ली और काउंटर की तरफ चल दिए। तुम्हारी आंखें भर आईं, बस उस लड़की को देखते रहे। थैंक यू, सच में थैंक यू। लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस जेब से एक साफ रुमाल निकालकर तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। तुमने रुमाल लिया, गला जैसे बंद हो गया, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लड़की चुपचाप बस देखती रही, कोई तसल्ली के शब्द नहीं बोले, बस चुपचाप साथ खड़ी रही। बेटा रोना बंद करो, पेमेंट हो गया है, दादी को कुछ नहीं होगा, थोड़ी चाय पी लो, पेट गर्म हो जाएगा। रोई रोई आंखों से तुमने अंकल की तरफ देखा। शुक्रिया कहने ही वाले थे कि अंकल बोल पड़े, यह तो मैडम ने ही मंगवाई है। तुमने पीछे मुड़कर लड़की को देखा, बस थैंक यू बोलते रहे। पूरी रात ना जाने कितनी बार शुक्रिया कहा। 2.5 घंटे बाद आखिर ओटी का दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। तुम फौरन उनके पास पहुंचे। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है सर? सॉरी, हमने पूरी कोशिश की। तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए, गिरने ही वाले थे कि अंकल ने सहारा दिया।
बुजुर्ग के पास अभी थोड़ा समय है, जाकर अच्छे से विदा ले लो। कुछ ही देर में दादी को बाहर लाया गया। तुम दादी के साथ वार्ड में गए। अंकल और लड़की भी पीछे आए, पर अंदर नहीं गए, दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। दादी का हाथ पकड़कर तुम धीरे से बोले, दादी। दादी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई, पहले जैसे प्यार से गाल छुआ। क्यों रो रहा है? किसी ने मेरे शियाओलिन को तंग किया क्या? दादी को बता। दादी लड़ लेगी। तुम्हारे आंसू मोतियों की तरह गिरते रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दादी मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। दादी की आंखें भी नम हो गईं। मुश्किल से हाथ उठाकर सिर सहलाया। दादी अब तेरे साथ नहीं रह सकती बेटा, माफ कर दे, मत जाओ मत कहो। वार्ड से आती रोने की आवाज सुनकर अंकल जैसे मर्द की आंखें भर आईं। लड़की के चेहरे पर कोई भाव तो नहीं बदला, पर उसकी नजर लगातार तुम पर टिकी रही, बेड के पास खड़े तुम पर। मुड़कर अंकल से बोली, स्ट्रॉलर में भेजने को। अंकल तुम्हारा पिया हुआ चाय का कप लेकर चले गए। लड़की वार्ड में तुम्हें देखती रही, जैसे तुम किसी नरक में हो। कमरे की हवा भी भारी और घुटन भरी हो गई थी। दादी का ठंडा पड़ता हाथ तुमने कसकर पकड़ रखा था, जैसे से उसे रोक सको। दादी की सांसें कमजोर होती जा रही थी, फिर भी उसकी नजर प्यार से तुम पर ही टिकी रही। होंठ धीरे से हिले, कुछ कहना चाहती थी। तुमने झुककर कान लगाया। बोलो दादी, मैं सुन रहा हूँ, मुश्किल से बोली। दादी की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि तुझे बड़ा करना था। आंखों में प्यार भरी चमक थी। तू एक अच्छा ईमानदार लड़का बना। दिल में तेज दर्द उठा। तुमने उसका हाथ कसकर अपने गाल से लगाया। दादी ने ही मुझे पाला है, आप ना होती तो मैं भी ना होता। दादी ने हल्के से सिर हिलाया। आंख से एक साफ आंसू गिरा। नहीं, तू ही है जिसने दादी की जिंदगी को मतलब दिया। वार्ड के बाहर हल्के कदमों की आवाज आई। वो मदद करने वाली लड़की अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। दादी की नजर तुम्हारे पार दरवाजे की तरफ गई, जैसे कुछ देख लिया हो। होंठों पर संतोष की मुस्कान आई। शियाओलिन, दादी से एक वादा कर। बोलो दादी। मैं जो भी कहोगी वादा करूंगा। आगे से लोगों की अच्छाई कबूल करना सीखो, हमेशा अकेले सब मत उठाना। उसकी आवाज टूट टूट कर आ रही थी। तुमने जोर से सिर हिलाया। आंसू पूरे चेहरे पर फैल गए। वादा करता हूँ, पक्का वादा करता हूँ। दादी की उंगली हल्की सी हिली, जैसे तुम्हारे आंसू पोंछना चाहती हो। याद है दादी क्या हमेशा कहती थी, इस जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ये नहीं कि कितना है, बल्कि यह है कि कद्र करना आता है या नहीं। तुम रो रो कर कुछ बोल ही नहीं पाए, बस जोर से सिर हिलाते रहे। दादी की नजर धुंधली पड़ने लगी, फिर भी कोशिश करके तुम्हें देखती रही। श्याओलिन, कोई ऐसी लड़की ढूंढना जो सच में तुझसे प्यार करे, अच्छे से जिंदगी बिताना, ताकि दादी ऊपर से भी चैन से रह सके। दादी ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगी, पक्का ठीक हो जाओगी। दादी ने हल्के से मना किया। आंखों में बिछड़ने का डर था। बदले, जन्म मरण तो कुदरत का नियम है। दादी को मौत से डर नहीं, बस तुझे छोड़ने का दुख है। तुम्हारे आंसू। तुमने कपड़े की पोटली पकड़ी। उसका वजन महसूस हुआ। यह सिर्फ चीज का वजन नहीं था, 20 साल के पालन पोषण के प्यार का वजन था। श्याओलिन, दादी से वादा कर अच्छे से जीना। गला रुंधा हुआ था, फिर भी मुश्किल से बोले, वादा करता हूँ, अच्छे से जीऊंगा। दादी को जैसे जो चाहिए था वो मिल गया। चेहरे पर शांति भरी मुस्कान आई। आखिरी बार नजर तुम्हारे चेहरे पर टिकाई, जैसे हमेशा के लिए तुम्हारी शक्ल दिल में बसाना चाहती हो। फिर धीरे से आंखें बंद कर ली। तुम्हारा हाथ पकड़े पकड़े उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मशीन की तेज बीप बजने लगी, पर तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस दादी का शांत चेहरा देखते रहे, जैसे वो बस सो गई हो। तुमने हल्के से हाथ हिलाया, कोई जवाब नहीं आया। दादी उठो ना। डॉक्टर नर्स दौड़ कर आए, आखिरी कोशिश शुरू की, पर तुम जानते थे तुम्हारे लिए प्यार और दुआओं के साथ दादी हमेशा के लिए चली गई। वार्ड के बाहर लड़की, ये सब देखकर उसकी साफ आंखों में भी हल्की नमी आ गई। तुम कुछ देर वार्ड में रुके, बाहर निकले तो देखा लड़की और अंकल अभी भी वहीं खड़े थे। हैरान होकर पूछा, आप लोग अभी तक यहीं हो? फिर अचानक कुछ याद आया, ऑपरेशन का बाकी पेमेंट भी चाहिए क्या मदद? लड़की ने बात काटी। तुमने सीधे नजर उठाकर उसे देखा। थोड़े पैसे और उधार दे सकती हो? दादी को अच्छे से विदा करना चाहता हूँ। लड़की ने हल्के से सिर हिलाया, फिर जेब से एक कार्ड निकालकर तुम्हें दिया। इन दिनों मैं फान शहर में ही हूँ, जरूरत हो तो कांटेक्ट कर लेना। तुमने कार्ड देखा, नाम था लू वेयान। नाम बिल्कुल उसी जैसा सुंदर। थैंक यू आन जी, आपका पैसा वापस कर दूंगा। लू वेयान ने बिना मना किए हल्के से सिर हिलाया, फिर अंकल के साथ चली गई। पैसे मिलते ही दादी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। दादी का इस शहर में कोई और रिश्तेदार नहीं था, तो तुमने ही फैसला लिया दादी का दाह संस्कार करने का। सोचा किसी शांत हरे भरे जगह पर कब दिलाई जाए, ताकि दादी चैन से सो सके। दादी, तुम्हें घर ले चलता हूँ। राख लेकर तुम अपने और दादी के छोटे से घर पहुंचे, पर दरवाजे पर एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसकी उम्मीद नहीं थी। आज की जी वेई पिछले 1 साल वाली जी वेई से बिल्कुल अलग दिख रही थी। ब्रांडेड कपड़े, महंगा बैग, बिल्कुल किसी अमीर घर की बेटी जैसी लग रही थी। जी वेई ने तुम्हारे हाथ में राख का बर्तन और दादी की फोटो देखी, वहीं जड़ हो गई। दादी, वो। तुमने उसे कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बगल से निकलकर घर की तरफ चल दिए। जी वेई को समझ आया, तो इसलिए इन दिनों तुम नहीं मिले। दादी की मौत हो गई थी इसलिए। तुमने मुड़कर बेभाव चेहरे से देखा। मैडम, क्या काम है? ये सुनकर जीवेई के दिल पर चोट लगी। घबराकर हाथ पकड़ना चाहा, तुमने हटा दिया। जीवेई, मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। जीवेई दुखी हुए ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे तुमने उसके साथ बहुत बड़ा गुनाह किया हो। जीवेई, यह पीड़ित बनने का नाटक बंद करो। शुरू से आखिर तक तकलीफ तो मुझे हुई है। शियाओलिन, सॉरी। दादी के जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना। सॉरी, तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में मैं साथ नहीं दे पाई। तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, बस शांति से उसे देखते रहे। जीवेई, तुम सच में मुझे उल्टी करवा देती हो।
ऐसी बात तुमने पहले कभी नहीं कही थी, इसलिए वो कुछ देर तक होश में ही नहीं आई। तुम जी वही से बहस नहीं करना चाहते थे। उसे देखते ही वो दुखद रात याद आ जाती थी। जी वही, चली जाओ, अब कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। शियाओलिन, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। इस बार माफ कर दो ना। मुझे पता है दादी की मौत से तुम्हें बहुत सदमा लगा है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जी वही, तुम पता है उस रात मैंने पैसे वापस मांगने पर जिद क्यों की थी? बात इतनी अचानक बदलने से वो कुछ समझ ही नहीं पाई। आंखों में सिर्फ उलझन थी। तुमने बेभाव से उसका पकड़ा हाथ फिर से झटक दिया, उसी रात की तरह मना करते हुए, क्योंकि तुमने दादी की जान बचाने वाला पैसा उड़ाया था। अगर दादी का ऑपरेशन थोड़ा पहले हो जाता तो शायद वो मुझे छोड़कर न जाती। ये बात जी वही के दिल में बम की तरह फटी। वो हैरान होकर आंखें फैलाकर देखने लगी। शियाओलिन, तुम झूठ बोल रहे हो ना? खुद को धोखा देती जी वही को देखकर तुमने बेभाव से सिर हिलाया। मैं बार छोड़ने वाली रात तुम किसी और आदमी के साथ होटल गई थी ना? जी वही की नजरें झुक गईं। साफ था कि वो डर गई थी। दरअसल दादी के जाने वाले दिन तुम्हारे पास एक फोटो आई थी जिसमें जी वेई किसी मोटे तगड़े आदमी के कंधे पर सोई पड़ी थी। ये जानकर कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जी वेई फिर भी हार नहीं मानना चाहती थी। शियाओलिन, मुझे सच में तुम्हारे बिना नहीं चलेगा। इस बार माफ कर दो। दादी भले अब नहीं है, पर मैं तो हूं ना। आगे से तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी, पक्का अच्छे से रहूंगी। कहते हुए जी वेई ने तुम्हारी कलाई पकड़ ली। लगातार कई दिनों की भागदौड़ से तुम बुरी तरह थक चुके थे। उस पल हाथ छुड़ा ही नहीं पाए। शियाओलिन, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या मुझे पा लेने से तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? उसकी बात सुनकर तुम डर गए, जोर से छूटने की कोशिश करने लगे। सोफे पर गिरने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे से एक साया अंदर आया। तुम्हारे ऊपर झुकी जी वेई को खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया गया, बड़ी जोर से चेहरे पर। तुमने अचानक आई लू वेई आन को देखकर हैरानी से कहा, आंजी। जी वेई ने अचानक आई लड़की को देखा। फिर तुम दोनों की जान पहचान वाला अंदाज देखकर दिमाग गर्म हो गया। शियाओलिन, तो मुझे छोड़ने की जल्दी में इसलिए थे क्योंकि पहले से नई लड़की ढूंढ रखी थी। ये लड़की मुझसे ज्यादा अमीर है क्या? अमीर घर की बेटी होने के नाते जी वेई ने एक नज़र में पहचान लिया। लू वेईयान के कपड़े कितने महंगे हैं। तुम हैरान होकर बस उसकी तरफ इशारा करके निकल जाओ यहाँ से। जी वेई को थोड़ा पछतावा हुआ, पर मुंह से निकली बात वापस नहीं ली जा सकती थी। उसने एक बार लू वेईयान को देखा, फिर तुम्हें, और मजबूरन गुस्से में वहां से चली गई। आन जी, आप मुझसे मिलने क्यों आई? लू वेईयान ने एक फाइल निकालकर तुम्हें दी। फाइल खोलकर देखा तो अंदर एक डीएनए रिपोर्ट थी जिसमें दोनों के बीच खून के रिश्ते की संभावना 99.99% बताई गई थी। तुम हैरान होकर लू वेईयान को देखते रहे। तो क्या आप कहना चाहती हो कि आप ही मेरी बिछड़ी हुई माँ बाप हो? लू वेईयान पहले चौंकी, फिर होठों पर एक प्यारी मुस्कान आई। एक पल के लिए लगा जैसे सामने फूल खिल गए हों। इतनी ठंडी और शानदार लू वेईयान की मुस्कान इतनी सुंदर होगी, सोचा नहीं था। सही मायने में मैं तुम्हारी बचपन की बिछड़ी बहन हूँ। मेरा और तुम्हारा परिवार पुराने दोस्त रहे हैं। तुमने हाथ में फाइल देखी। अचानक अपने असली माता पिता का पता चलने की खबर हजम करना मुश्किल हो रहा था। डीएनए रिपोर्ट आते ही सबसे पहले मैंने ये खबर तुम्हारे परिवार तक पहुंचाई। वो भी रास्ते में है, कल तक फान शहर पहुंच जाएंगे। असली माता पिता के आने की बात सुनकर दिल में कुछ हरकत न हो, यह नामुमकिन था। दादी ने कभी नहीं छुपाया था कि तुम्हें गोद लिया गया था। यह भी बताया था कि जब तुम मिले थे तब भी तुम्हारी असली माता पिता का कोई पता नहीं चला था। काफी ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला, तो आखिर में दादी ने तुम्हें खुद गोद लेने का फैसला किया। सॉरी, मैंने खुद ही फैसला ले लिया। तुमने कोई गलती नहीं की, माफी मांगने की जरूरत नहीं। तो क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो? पता नहीं, दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। कोई बात नहीं, मुझे पता है अचानक ये सब कबूल करना मुश्किल है। आराम से सोच लो, वैसे भी वो कल ही पहुंचेंगे। क्या मुझे एक रात सोचने का वक्त दे सकती हो? बिल्कुल, ये तुम्हारा हक है। तो मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, चलती हूँ। तुमने लू वेईयान को गेट तक छोड़ा। उसकी गाड़ी में बैठने से पहले फिर से बोले, वेईयान दीदी, थैंक यू। लू वेईयान को छोड़ने के बाद तुम कमरे में गए। बिस्तर के नीचे से एक पुराना छोटा बक्सा निकाला। ध्यान से उस पर जमी धूल साफ की। अंदर ज्यादा चीजें नहीं थीं। थोड़े से पुराने नोट, कुछ फोटो, एक लाल थैली और एक लिफाफा। ये सब देखकर आंखें भर आई। धीरे से फोटो उठाई। ये दादी के साथ तुम्हारी गिनी चुनी तस्वीरें थीं। फोटो में दादी का चेहरा प्यार और खुशी से भरा हुआ था। उंगलियों से हल्के से दादी के चेहरे को छुआ। एक आंसू सीधे फोटो पर गिर गया। आंसू पोंछकर दादी की राख का बर्तन गले लगाकर पूरी रात रोते रहे। अगले दिन तुमने एक फैसला लिया। आखिर दादी की यही इच्छा थी कि तुम। जी वही घर के दरवाजे तक पहुंच गई। गाड़ी से उतरते ही सीधे दरवाजा खटखटाने लगी, पर कितना भी खटखटाओ दरवाजा नहीं खुला। शियाओलिन, मैं हूं, दरवाजा खोलो, थोड़ी बात कर लें। मुझे सच में अपनी गलती पता है, मुझे इग्नोर मत करो। मैं ब्रेकअप नहीं चाहती। जी वेई अकेली दरवाजे पर बोलती रही। थोड़ी देर में लियू यांग भी वहां पहुंच गया। जी वेई का ये पागलपन देखकर उसकी मुट्ठी कस गई। दिल में बहुत गुस्सा था, फिर भी चेहरे पर वही अच्छा और सहनशील भाव बनाए रखा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जी वेई पूरी तरह भीग गई। लियू यांग ने कहा, जी वेई, बारिश हो रही है, पहले गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर जी वेई ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। दूर हट जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं चाहिए। मुझे आज शियाओलिन से माफी मांगनी ही है। लियू यांग ने उसके ऊपर कपड़ा डालना चाहा, पर बदले में सिर्फ गुस्सा मिला। मैंने कहा, दूर हट जाओ, समझ नहीं आता क्या? तुम्हारी वजह से ही शियाओलिन ने मुझे छोड़ा है, सब तुम्हारी वजह से। लियू यांग एक पल रुककर धीमे से बोला,
पर जी वही, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, हमें तो शादी करनी है। जी वही को जैसे कुछ चुप गया, मुड़कर लाल आंखों से लियू योंग को घूरा। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। लियू योंग जी वही का यह रूप देखकर डर गया, फिर भी आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पहुंचकर तुमने अपना पुराना फोन और सिम कार्ड कूड़ेदान में फेंक दिया, फिर बिना पीछे मुड़े साथ लेकर। ये तुम्हारी जिंदगी की पहली फ्लाइट थी, सब कुछ नया और हैरान करने वाला लग रहा था, इसलिए चुपचाप सीट पर बैठे रहे। बड़े घरों में सफर हमेशा फर्स्ट क्लास में होता है। 20 साल की सादी जिंदगी की वजह से थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। तुम्हारी दीदी लगातार तुम पर नजर रखे हुई थी, तुम्हारी बेचैनी भांपकर तुरंत पास आकर बैठ गई। श्याओलिन, क्या तुम असहज महसूस कर रहे हो? तुम्हें उम्मीद नहीं थी अभी अभी मिली ये दीदी तुम्हारी उलझन पकड़ लेगी? थोड़ी देर सोचकर सिर हिलाया, फिर शर्मिंदगी से सिर खुजाया। हाँ, थोड़ा असहज हूँ। कहीं आपकी इज्जत तो नहीं गई मेरी वजह से? शनजी युवा प्यार से मुस्कुराई, एक हाथ से तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ा, प्यार से देखते हुए, शर्मिंदा मत हो, बस अभी आदत नहीं है इसकी। यही होता है ना, जब कोई दीदी होती है बहुत अच्छा लगता है। दीदी आप बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे मुंह से दीदी सुनते ही शनजी युवे का दिल पिघल गया। यही होता है जब भाई मिलता है। फान शहर से राजधानी काफी दूर थी, फ्लाइट से भी कई घंटे लगते। इतनी दूर से तुम्हें ढूंढने आए, यह बात दिल में गहरे बैठ गई। कुछ घंटों बाद तुम राजधानी पहुंच गए। एक बटलर जैसा दिखने वाला आदमी तुम्हें देखते ही मुस्कुराता हुआ आगे आया। सर मैडम, बड़े साहब, बड़ी बिटिया, दूसरे साहब। पहली बार दूसरे साहब कहलाना थोड़ा अजीब लगा, फिर भी बटलर को देखकर विनम्रता से मुस्कुराए और नमस्ते किया। बटलर एक पल के लिए चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी वापस मिला दूसरा साहब इतना समझदार और अच्छा निकलेगा। सर मैडम, बच्चे गाड़ी में बैठे। पिता ने सिर हिलाकर तुम और शंजी युए को देखा। तुम पहले गाड़ी में बैठो। फिर तुम और लू वेई आन एक ही गाड़ी में बैठे। तुम्हारे माता पिता एक दूसरे को देखकर पीछे पीछे आए। लू वेई आन तुम्हारे सामने बैठी थी। तुमने मुस्कुराते हुए कहा, वेई आन दीदी, थैंक यू। यह थैंक यू में बहुत कुछ शामिल था। दादी की मदद के लिए भी थैंक यू, परिवार ढूंढने में मदद के लिए भी। तुमने लू वेई आन के ठंडे और शानदार चेहरे को देखा, आंखों में थोड़ी नरमी झलकी। कोई बात नहीं, ये तो करना ही था। तुम्हें लगा दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, फिर शर्मा कर सिर झुका लिया। लू वेई आन की तरफ फिर से देखने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी तरफ माँ और पिता ने एक दूसरे को देखा। बरसों की शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे की आंखों का इशारा समझ गए। दोनों मुस्कुराए। तुम्हें और लू वेई आन को देखते हुए उनकी नजरों में प्यार और भी गहरा हो गया। न जाने कितनी देर गाड़ी चलती रही। बाहर का नजारा धीरे धीरे बदलने लगा, चमकती सड़कें जंगल में बदलने लगी। तुमने हैरानी से लू वेई आन की तरफ देखा। यहाँ से आगे सब तुम्हारे परिवार की प्रॉपर्टी है। तुम्हारा मुंह हैरानी से खुला रह गया। यह तो बस एक झलक है, आगे पता चल जाएगा। गाड़ी आधे घंटे और चली। दूर से एक बड़ा लोहे का गेट दिखा। गाड़ी पास आते ही गेट धीरे धीरे खुल गया। रास्ते के करीने से कटे पेड़ देखकर बहुत सुंदर लगा। लू वेयान ने तुम्हारी दिलचस्पी देखकर उन पेड़ों की कहानी बतानी शुरू की। तुम्हारा उलझा हुआ चेहरा देखकर लू वेयान मुस्कुराई। कोई बात नहीं, इन पेड़ों की किस्म जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो ये बहुत महंगे हैं, ठीक है ना? चेहरे पर मुस्कान लिए थोड़ा शर्मिंदा होकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। थोड़ी देर में गाड़ी दो हवेलियों के सामने रुकी। गाड़ी से उतरकर सामने की खूबसूरत इमारत देखकर पूरा हैरान रह गया। माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, प्यार से मुस्कुराते हुए, शियाओलिन, यह तुम्हारा घर है। बाईं तरफ वाली हवेली लू वेयान के परिवार की पुरानी हवेली है, दाईं तरफ वाली हमारे परिवार की। दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली हवेलियां देखकर सोचा, वाकई दोनों परिवार पुराने दोस्त निकले। पास पास रहना तो ठीक है, पुरानी हवेलियां भी एक जैसी हैं। अचानक बाईं तरफ की हवेली से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। सबसे आगे एक नरम और शालीन बुजुर्ग महिला थी, हाथ में छड़ी लिए जल्दी जल्दी तुम्हारी तरफ आ रही थी। पीछे एक अधेड़ उम्र का जोड़ा और कुछ नौकर भी थे। माँ, धीरे दौड़ो, तुम लोग जल्दी करो, थोड़ी देर हुई तो मेरी नातिन जमाई से मिलने से रह जाऊंगी। तुम्हारा चेहरा हैरानी से भर गया। नातिन जमाई कौन है? भाई शन हाओ है ना? तुम्हारी नजर लू वेई आन और शन हाओ पर टिकी। दोनों साथ खड़े होकर वाकई अच्छे जोड़ी लग रहे थे। तुम्हारी नजर भांपकर शन हाओ फौरन कुछ कदम दूर हट गया। लू वेई आन से दूरी बना ली और तुम्हारी तरफ शरारती मुस्कान भी दे दी। तुम अभी उलझन में ही थे कि लू परिवार की दादी सीधे तुम्हारे पास आ गई। तुम्हें सिर से पैर तक देखकर हाथ पकड़ लिया, जोर से तारीफ करने लगी। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरा नातिन जमाई कितना सुंदर है। तुम्हारे दिमाग में सवाल उठा तो बुजुर्ग महिला जिसे नातिन जमाई कह रही थी, वो असल में मैं ही हूँ। तुमने खुद ही दादी बुला दिया। सोचा शुरुआत में बात कर लेना ही ठीक रहेगा। सोचा एक बार दादी कहकर नमस्ते करना गलत नहीं होगा, पर यह नहीं सोचा था कि दादी शब्द सुनते ही लू परिवार की दादी की आंखें चमक उठेंगी। फख्र से सबको बताने लगी, सुना तुमने, मेरे नातिन जमाई ने मुझे दादी बुलाया। लू वेई आन ये सुनकर बेबसी से सिर हिलाने लगी। तुम इस सब में थोड़ा उलझ गए, ये क्या माजरा है? क्या सच में मेरी कोई बचपन की मम्मी हुई थी? दादी कुछ और कहने ही वाली थी कि लू वेई आन धीरे से बोली, दादी श्याओलिन अभी अभी आया है, उसे डराइए मत। अपनी नातिन को बोलते सुनकर दादी ने नातिन को देखा, फिर नातिन जमाई को सिर हिला दिया। लू वेयान शन के माता पिता की तरफ मुड़कर बोली, अंकल आंटी, मैं दादी और अपने मम्मी पापा को लेकर पहले जाती हूँ। अच्छा अच्छा, इन दिनों तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, जाओ आराम करो, कुछ दिन बाद फिर साथ खाना खाएंगे। लू वेयान ने हाथ भरी, फिर मुड़कर दादी का हाथ थामकर अपने माता पिता के साथ चली गई। शन माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर दाईं तरफ की हवेली की ओर चलना शुरू किया।
दूर से ही गेट पर दो कतारों में लोग खड़े दिखे। जैसे ही तुम पास पहुंचे सब एक साथ बोल पड़े, स्वागत है। पर माँ ने पहले ही तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी पसंद पूछ ली थी, इसलिए टेबल पर सब कुछ तुम्हारी ही पसंद का था। खाना चखने के बाद माँ उत्साह से तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले गई। तुम माँ के पीछे पीछे कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। माँ ने दरवाजा खोला। कमरे की सजावट देखकर आंखों में चमक आ गई। शियाओलिन, तुम्हारी पसंद पता नहीं थी, इसलिए मम्मी ने अपनी मर्जी से कमरा सजा दिया। अगर कुछ पसंद ना आए तो बताना, फौरन बदलवा दूंगी। घर की सजावट को लेकर तुम्हारी कोई खास जिद नहीं थी। बचपन से जिस छोटे घर में रहते आए थे उसकी तुलना में ये जगह बहुत ही आरामदायक थी। माँ, बदलवाने की जरूरत नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। पहले जहाँ रहता था उससे कहीं ज्यादा अच्छा। कमरा रोशन और खुला खुला था। फिर तुम एक लाइब्रेरी में पहुंचे। लाइब्रेरी की सजावट पुराने जमाने जैसी थी, जैसे किसी और युग में आ गए हो। लाइब्रेरी में दो ऊंची बड़ी किताबों की अलमारियां थीं, तरह तरह की किताबों से भरी हुई। लाइब्रेरी के किनारे एक और दरवाजा था। तुम आगे बढ़कर उसे खोला। बाहर एक गलियारा निकला। जिज्ञासा में तुम लंबे गलियारे में चल पड़े। सामने के दरवाजे को देखकर पहले अंदर झांका। अंदर पूरा अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं। थोड़ा सोचकर हल्के से दरवाजा धकेला। देखा दरवाजा बंद ही नहीं था, तो हल्के से खोलकर दबे पांव अंदर चले गए। जैसे ही कमरे के बीच पहुंचे दूसरी तरफ से दरवाजा खुल गया। अचानक दोनों एक पल के लिए चौंक गए। फिर तुम्हारी नजर बिना सोचे लू वेयान की तरफ गई। गला अपने आप सूख गया। लू वेयान कुछ पल हैरान रहकर फिर शांत हो गई। तुम्हें अपनी तरफ इस तरह देखते हुए पाकर होठों पर हल्की मुस्कान आई। कैसा लग रहा है, अच्छा है क्या? तुम फौरन होश में आए, कई बार सॉरी कहकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। घबराकर लंबे गलियारे से भागते हुए अपने कमरे में पहुंचे। दरवाजे से टिककर सांसें तेज चल रही थीं। दिमाग में बार बार लू वेई आन का वो नजारा घूम रहा था। चेहरा शर्म से गर्म हो रहा था। गहरी सांसें लेकर शांत होने की कोशिश की, पर लू वेई आन की तस्वीर दिमाग से जा ही नहीं रही थी। किसी भी तरह शांत नहीं हो पा रहे थे। क्या दोनों के कमरे इतने पास ही हैं? नहीं, अब और नहीं सोचना, वरना सच में गड़बड़ हो जाएगी। फिर कपड़े लेकर सीधे बाथरूम नहाने चले गए। तुमने फौरन हाथ बढ़ाकर दादी को पकड़ना चाहा, पर दादी की परछाई धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। आंखें लाल किए तुमने कहा, दादी, अलविदा, अच्छे से जाना। दादी ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर परछाई धीरे धीरे रोशनी के कणों में बदलकर सामने से गायब हो गई। तुमने फिर से हाथ बढ़ाकर कुछ पकड़ना चाहा, पर आखिर में कुछ हाथ नहीं आया। बस आंख के कोने से एक आंसू धीरे से गिर गया। अगली सुबह जल्दी उठकर माँ सबसे पहले तुम्हारे कमरे पहुंची, पर काफी देर दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सोचा शायद अभी सोए हो। नीचे उतरते ही देखा तुम खुद नाश्ता बाहर ले जा रहे थे। तुमने कदमों की आवाज सुनकर सिर उठाया। देखा शन परिवार के चारों लोग हैरान होकर खड़े थे। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। पापा, मम्मी, भाई, दीदी, मैंने नाश्ता बनाया है, आइए खाइए। शन परिवार के चारों होश में आते ही फौरन टेबल के पास पहुंचे। शन जी युए ने हैरानी से आंखें झपकाते हुए तुम्हें देखा। शियाओलिन, ये सब तुमने बनाया है? तुमने सिर हिलाया। जल्दी उठ गया था तो सोचा थोड़ा बना लूं। चक्कर बताना पसंद आया या नहीं? माँ ने प्यार से तुम्हारा हाथ पकड़ा। शियाओलिन, तुम इतनी सुबह उठकर नाश्ता बनाने लगे? तुमने सिर हिलाया, फिर अचानक कुछ सोचकर बोले, बस सुबह नींद नहीं आ रही थी तो उठकर नाश्ता बना लिया। नौकरों को पता ही नहीं है। तुम्हें घबराकर नौकरों की सफाई देते देख माँ समझ गई तुम्हें चिंता थी, कहीं नौकरों को आलसी ना समझा जाए। माँ को पता चल गया आगे से ये काम उन्हीं को करने देना। तुम थोड़ी और नींद ले सकते हो। माँ ने ये बात प्यार और फिक्र के साथ कही। पापा ने हाथ बढ़ाकर तुम्हें और माँ को टेबल की तरफ खींचा। चलो चलो, पहले बेटे के हाथ का बना खाना चखते हैं, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। माँ मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगी। अच्छा, चखते हैं। माँ अभी चखती है। खाना बनाने से पहले तुमने घर की आंटी से सबकी पसंद पूछकर खास तौर पर सबके लिए नाश्ता तैयार किया था। शन परिवार के चारों लोगों ने सामने रखा नाश्ता चखा। सबके चेहरे पर हैरानी और संतुष्टि की चमक आ गई। पापा ने तो तुम्हारी तारीफ करते हुए कहा, मानना पड़ेगा, हमारे शियाओलिन के हाथ में तो जादू है, घर के शेफ को भी टक्कर दे रहा है। बाकी सबने भी सहमति में सिर हिलाया। घर वालों को खुश होकर खाते देख तुम्हें भी दिल से अच्छा लगा। हाई स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में मैं एक नाश्ते की दुकान पर काम करता था। वहाँ का नाश्ता बहुत टेस्टी होता था। हर रोज लाइन लगी रहती थी। यह बात बताते वक्त तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। बेचारा दिखने की कोई नीयत नहीं थी, पर सुनने वालों के लिए यह बात अलग ही थी। अपना छोटा भाई हाई स्कूल की छुट्टियों में भी काम करके कमाता रहा, और वो खुद इस दौरान घूमने फिरने और दोस्तों के साथ पार्टी करने में मशगूल रहे। ये सोचकर दिल में और गहरा अपराध बोध हुआ। शनफू और शन हाओ के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। दोनों ने एक साथ जेब से एक एक ब्लैक कार्ड निकालकर सीधे तुम्हारे हाथ में थमा दिया। शियाओलिन, रखो, जो मन करे खरीदो, कोई हिसाब मत रखना। तुम हैरान होकर हाथ में पकड़े दोनों काले सोने के कार्ड देखते रहे। काफी देर तक होश में नहीं आए। शन जी युए भी जेब से कुछ निकालने ही वाली थी कि तुमने फौरन दीदी को रोक दिया। मत निकालो प्लीज। तुमने दोनों ब्लैक कार्ड वापस पापा और भाई के सामने कर दिए। पापा, भाई, ये कार्ड आप वापस रख लो, मुझे जरूरत नहीं। कार्ड न लेने से उन्हें थोड़ा दुख हुआ। पापा ने कार्ड फिर से तुम्हारे सामने रखा। माँ ने प्यार से देखते हुए कहा, शियाओलिन, तुम्हारे पापा और भाई बस तुम्हारी कमी पूरी करना चाहते हैं, बेझिझक रख लो। तुमने माँ को देखा, फिर मासूम चेहरे वाले पापा और शनहाओ को देखा। आखिर में दोनों कार्ड रख ही लिए। सोचा वैसे भी ज्यादा खर्च नहीं करना, दो कार्ड रखने में क्या हर्ज है। तभी दरवाजे से दो लोग अंदर आए। मुड़कर देखा तो लू दादी और लू वेईयान थी। लू दादी की आवाज पहले आई, इंसान बाद में। नातिन जमाई, दादी तुझसे मिलने आई है। शन परिवार सब खड़े होकर लू दादी का स्वागत करने लगे। मेज पर सजा नाश्ता देखकर दादी हैरान होकर पूछ बैठी,
शन जी, आपने तो शेफ ही बदल दिया लगता है। पापा गर्व से तुम्हारी तरफ देखते हुए बोले, ये तो शियाओलिन ने सुबह सुबह खुद बनाया है। दादी आप भी बैठो, खाओ थोड़ा। ये सुनते ही लू दादी झट से मेज पर बैठ गई, चॉपस्टिक उठाकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर तुम अचानक बोल पड़े, दादी जरा रुकिए। दादी के हाथ में चॉपस्टिक हवा में ही रुक गए। तुम फौरन रसोई की तरफ दौड़े, अंदर से कुछ और हल्के फुल्के नाश्ते की प्लेटें लेकर दादी के सामने रख दी। सबकी नजर अपने ऊपर देखकर थोड़े शर्माए। मुझे पता चला था दादी आ सकती हैं, इसलिए आपके लिए यह हल्का नाश्ता बना दिया। बड़ों को सुबह हल्का ही खाना चाहिए। लू वेई आन और शन परिवार जानते थे दादी का स्वाद तेज मिर्च मसाले वाला है। हल्का खाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। लू वेई आन कुछ बोलने ही वाली थी कि दादी हंसते हुए खाना शुरू कर दिया। चेहरे पर नाराजगी का नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर सब हैरान रह गए। दादी खाते खाते मुस्कुराकर तुम्हें देखती रही। मेरा नातिन जमाई ही है जो मेरी फिक्र करता है, वो लड़की तो। लू वेई आन थोड़ा असहाय होकर खुद को, दादी हम भी तो पहले आपको हल्का खाना खाने को कहते थे, आपने कभी सुना ही नहीं। अब श्याओ लिन ने बस इतना कहा और आप खुशी खुशी खा भी लिया। पापा हंसते हुए लू वेई आन को बैठने का इशारा करने लगे। तुमने जैसे ही लू वेई आन के सामने नाश्ता रखा, अचानक कल रात वाली गलतफहमी याद आई। चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदी छा गई। दूसरी तरफ लू वेई आन ऐसे शांत थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस सामने रखे नाश्ते को देखते हुए होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। लू वेई आन ने धीरे से शुक्रिया कहा। उसकी ठंडी और सुरीली आवाज कानों में गूंजी। दिल अपने आप एक धड़कन चूक गया। गहरी सांस लेकर तुमने कहा, कोई बात नहीं। शन परिवार ने यह सब देखा, आपस में एक समझदार सी नजर का आदान प्रदान किया। इसके बाद लू दादी शनमा का हाथ पकड़कर भावुक होकर रोने लगी। तुम्हारी तरफ देखते हुए उनकी नजरों में एक अलग सा भाव उभर आया। इतना देखे जाने से तुम शर्मिंदा हो गए, समझ नहीं आया कैसे तसल्ली दे। तभी बगल से लू वेई आन की वो ठंडी आवाज सुनाई दी, मेरे साथ थोड़ी वॉक पर चल सकते हो। तुम मुड़े तो देखा, लू वेई आन तुम्हारे पीछे खड़ी शांति से तुम्हें देख रही थी। लू दादी और शन्मा मुस्कुराकर दोनों को देख रही थी। फिर शन्मा बोली, जाओ जाओ थोड़ा टहल आओ, अच्छा रहेगा। लू दादी भी बड़े चालाकी से बोली, वेई आन जल्दी श्याओलिन को लेकर घूमा, आसपास का माहौल दिखा दे। दादी और माँ दोनों ने कह दिया था तो मना करना ठीक नहीं लगा, इसलिए लू वेई आन के साथ लिविंग रूम से निकल गए। शन्मा और लू दादी दोनों की पीठ देखकर संतोष भरी मुस्कान दे रही थी। लू दादी हंसते हुए शन्मा से बोली, लगता है दोनों बच्चों को एक दूसरे से नफरत तो नहीं है। हाँ, अगर सच में दोनों को एक दूसरे में दिलचस्पी हो जाए तो कितना अच्छा हो। तुम और लू वेई आन आंगन में पहुंचे। करीने से संवारा हुआ बगीचा देखकर मन थोड़ा और हल्का हो गया। बगल में चुपचाप खड़ी लू वेई आन को देखकर लगा, यूं चुप रहना अजीब है। कुछ बात शुरू करने की सोच ही रहे थे कि लू वेई आन की आवाज आई, श्याओलिन तुम्हें पता है हमारे दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं ना। तुमने सिर हिलाया। हाँ पता है। क्यों? लू वेईयान ने आगे कहा, तो तुम्हें यह भी पता है कि जन्म से ही हमारी मंगनी तय थी। तुम हैरान होकर लू वेईयान को देखते रह गए। एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। ये बात सच में पता नहीं थी, पर कल से लू दादी का बार बार नातिन जमाई कहना सुनकर कुछ अंदाजा तो हो ही गया था। बस पक्का नहीं पता था लू वेईयान खुद क्या सोचती है। तुमने साफ साफ कहा। वो असल में मम्मी पापा को अभी बताने का मौका नहीं मिला, पर कल दादी से थोड़ा बहुत पता चल गया था। लू वेईयान अचानक एक कदम आगे बढ़कर तुम्हारे बिल्कुल करीब आ गई। होठों पर हल्की मुस्कान लिए मजाक के अंदाज में बोली, तो तुम्हारी अपनी राय क्या है? लू वेईयान का इतना पास आना तुम्हें हैरान कर गया। एक पल के लिए वहीं जड़ हो गए। लू वेईयान की सी नजर देखकर थोड़ा असहज महसूस हुआ। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? इतना घूर कर क्यों देख रही हो? होश में आकर बोले, वो असल में मैंने अभी कुछ तय नहीं किया। लू वेईयान एक कदम पीछे हटी, हल्के अंदाज में बोली, बिना सीधे मना किए, तो मेरे लिए अभी मौका बचा है। तुम हैरानी से उसे देखते रह गए। कंपनी की मालकिन जैसी दिखने वाली लू वेईयान दीदी ऐसी बातें भी कर सकती हैं, और उसकी ये बात सुनकर गलत फहमी होना लाजमी था। कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करती? खुद को संभालते हुए तुमने सिर उठाकर लू वेईयान को देखा, तो तुम्हारी क्या राय है इस मंगनी को लेकर? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था कि लू वेईयान जैसी लड़की एक झलक में तुम पर मोहित हो जाएगी? दोनों परिवार के बुजुर्गों ने मंगनी तय की थी, उनकी मर्जी तक नहीं पूछी गई थी। शायद उसे ये पसंद ही न हो। लू वेईयान ने ज्यादा सोचे बिना वही पहले वाला नरम अंदाज रखते हुए बोली, मुझे कोई एतराज नहीं, नफरत भी नहीं। नफरत नहीं मतलब पसंद तो है। मुस्कुराती हुई लू वेईयान को देखकर दिल की धड़कन तेज होने लगी। आसपास की हवा भी जैसे उसकी इन बातों से गुलाबी हो गई थी। खुद को संभालते हुए कुछ न होने का नाटक करते हुए पूछा, तो क्या तुम बुजुर्गों की तय की गई इस मंगनी को मानोगी? सामने खड़ी लू वेईयान ने बस एक नजर भर देखा। हाथ पकड़े हुए लू वेईयान की परी जिस चेहरे और बोलती आंखों को देखते हुए तुम एक पल के लिए खो से गए। तुम्हारा ये हाल देखकर लू वेईयान के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। लगता है मेरा चेहरा तुम्हें बहुत पसंद आया। होश में आकर तुम बोले, वो वेईयान दीदी मुझे थोड़ा शांत होने की जरूरत है। फिर अचानक एक अजीब सा सवाल दिमाग में आया। काफी देर सोचकर आखिर पूछ ही लिया हो, वेईयान दीदी एक बात है जो मुझे साफ साफ बतानी है। लगा जैसे उसे पहले से पता था तुम क्या कहने वाले हो। चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना चाहते हो? तुम चौंके, फिर सिर हिलाया। वो फिर से करीब आकर पूछ बैठी, तुम दोनों कहाँ तक पहुंचे थे? तुम्हें उम्मीद नहीं थी वो इतनी सीधी बात पूछ लेगी। हम बस एक साल साथ रहे, बस हाथ पकड़ा और गले लगाया। इस मामले में तुम बहुत वफादार किस्म के इंसान थे, मानते थे किसी लड़की के साथ रिश्ते में रहना है तो पूरी वफादारी से,
और वो सब चीज़ें तो शादी के बाद ही होनी चाहिए। इसलिए जी वेई के साथ 1 साल रहकर भी सबसे करीबी पल बस एक गहरा गले लगाना ही था। जी वेई का चुंबन तक नहीं लिया था। लू वेई आन की नजरें देखकर थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर खुजाया। बिल्कुल ध्यान नहीं गया बगल में लू वेई आन के होठों पर आई मुस्कान पर। पता नहीं क्यों लू वेई आन को कोई गलत फहमी ना हो, इसलिए फिर से बोले, मैं और वो पूरी तरह अलग हो चुके हैं, अब कभी पीछे नहीं जाऊंगा। ये कहने के बाद ही ध्यान गया लू वेई आन की आंखों में हंसी की चमक थी। वेई आन दीदी, मुझ पर यकीन करो। लू वेई आन के होठों पर हल्की मुस्कान थी। लग रहा था बहुत खुश है। अचानक वो और करीब आई, हल्के से बोली, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? क्या तुम्हें लगा कहीं गलत सुन तो नहीं लिया? वेई आन दीदी, अभी क्या कहा तुमने? तुम्हारी घबराहट देखकर लू वेई आन ने धैर्य से फिर वही सवाल दोहराया, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? तुम सुन्न होकर उसे देखते रहे। दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। नतीजा ये हुआ कि दिल दिमाग से ज्यादा ईमानदार निकला। तुम्हारी हामी पाकर लू वेई आन पंजों के बल उठकर तुम्हारी तरफ बढ़ी। सामने आते चेहरे को देखकर बिना सोचे गला सूख गया। घबराहट में हाथ कहाँ रखें समझ नहीं आया। बस लू वेई आन के गुलाबी होंठ पास आते देखते रहे। तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया, कुछ समझ नहीं आया। तभी लू वेई आन एक कदम पीछे हट गई। ठीक है, इतना मत सोचो, हमारे पास आगे बहुत वक्त है। तुम्हारा हैरान चेहरा देखकर फिर से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। चलो तुम्हें आसपास घुमा देती हूँ। तुम सिर हिलाकर बस उसके साथ चलते गए। आखिर में दोनों बगीचे के झूले पर आकर बैठे। तभी लू वेयान ने कहा, मैंने दादी के लिए बहुत अच्छी जगह वाली एक कब्रगाह ढूंढ ली है। कल का दिन शुभ है। क्या तुम दादी को आखिरी विदाई देना चाहोगे? तुमने फौरन से हिलाया। इतनी दूर राजधानी लाकर दादी को यहीं शांति दिलाने का फैसला किया था तो आखिरी विदाई देना तो बनता ही था। बस थोड़ी हैरानी हुई, कब्रगाह ढूंढने का काम खुद लू वेयान ने संभाला था। वेयान दीदी, तुम इन दिनों बिजी नहीं हो? लगता तो यही है, जितना पैसे वाला इंसान उतना ही बिजी। तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी, इतनी प्रॉपर्टी, रोज काम में डूबी रहती होगी। लू वेयान ने अपने काम के बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं समझी। बस मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मैं मालकिन हूँ, थोड़ा आराम कर सकती हूँ। तुम हैरान होकर लू वेयान को देखते रहे। पहले लगता था वो ठंडे स्वभाव की है, पता नहीं था मजाक भी कर लेती है। लू वेयान के साथ थोड़ी देर और रुककर कमरे में लौटे। तकिए के नीचे से दादी की फोटो निकालकर हाथ में लिए सुन्न होकर देखते रहे। दादी, लगता है मुझे वो मिल गया जिसकी बात आप करती थी, जो सच में मुझसे प्यार करेगा। रात को नहाकर बाथरूम से बाहर आते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा माँ और दीदी खड़ी थी। माँ, दीदी, अंदर आओ। माँ बेटी अंदर आकर तुम्हारे साथ बेड पर बैठ गई। माँ ने प्यार से सिर सहलाया। शियाओलिन, अभी अभी घर आए हो, कुछ असहज तो नहीं लग रहा? कोई भी दिक्कत हो तो माँ को बताना। तुमने सिर हिलाया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खाना भी अच्छा है, रहना भी अच्छा है, मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं। माँ ने सिर हिलाया, फिर बोली, शियाओलिन, असल में तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे दादाजी ने पड़ोस वाले लू दादाजी से बात करके तुम्हारी और वेई आन की मंगनी तय कर दी थी। डर था कहीं तुम एकदम से कबूल न कर पाओ, इसलिए अब तक नहीं बताया। पर माँ ने देखा तुम और वेई आन साथ अच्छे लग रहे हो। तुमने कुछ सोचते हुए सिर हिला दिया, पर दिल में एक सवाल घूम रहा था। माँ से पूछ बैठे, मंगनी भाई के साथ क्यों नहीं तय की गई? भाई तो मुझसे पहले पैदा हुआ था। शन जी युए ने हाथ हिलाकर कहा, लू वेई आन भाई की पसंद नहीं है, वैसे भी भाई को भी वो पसंद नहीं। माँ हंसते हुए बोली, असल में शुरुआत में बुजुर्गों ने वेई आन और भाई की मंगनी तय करने की सोची थी, पर दोनों को एक दूसरे में दिलचस्पी नहीं थी। दादाजी को डर था जबरदस्ती जोड़ी बनाने से दोनों दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए ये बात छोड़ दी। ठीक उसी वक्त माँ तुमसे प्रेग्नेंट थी तो दादाजी ने तय किया तुम्हारी और वेई आन की मंगनी करेंगे। शनजी युए ने आगे कहा, पर आखिर में रिश्ता बनेगा या नहीं, ये तो तुम्हारी और वेई आन की मर्जी पर है। तो शियाओलिन, तुम्हारी क्या राय है? अचानक दिन में बगीचे वाली बात याद आई। फिर बोले, मुझे नफरत तो नहीं है। माँ और शनजी युए ये सुनकर खुशी से मुस्कुरा दी। शियाओलिन, तुमने सीधे मना नहीं किया, मतलब ये रिश्ता हो सकता है ना? तुमने सिर हिलाया। सच में लू वेई आन के लिए दिल में जगह बन गई थी। फिर माँ से बोले, माँ, अभी मैंने रिलेशनशिप में जाने की सोची नहीं है। यह सुनकर माँ और शनजी युए पहले हंसी, फिर चेहरा गंभीर करके पूछा, क्यों शियाओलिन? मुझे तो लगा तुम्हें वेई आन पसंद है। थोड़ा हिचकिचाते हुए आखिर में जी वेई वाली पूरी बात बताई थी। सुनने के बाद माँ बेटी दोनों गुस्से से भर गईं। दीदी शन जी युए तो गुस्से में खड़ी हो गई, मानो अभी जाकर जी वेई को 2 थप्पड़ जड़ाएगी। माँ की आंखें भी लाल हो गईं। तुम्हें देखते हुए बोली, मेरे बेचारे बेटे, तुझे कितना कुछ सहना पड़ा। रात के 12 बजे के करीब बड़ी मुश्किल से माँ बेटी को समझा बुझाकर विदा किया। अगली सुबह तैयार होकर कमरे से बाहर निकले। आज लू वेई आन के साथ दादी की राख कब्रगाह पहुंचाने का प्लान था, इसलिए जल्दी उठकर लिविंग रूम में इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में लू वेयान एक बैग लेकर अंदर आई। सीधे तुम्हारे सामने आकर बैग था दिया। तुमने खुद की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वेयान दीदी, ये मेरे लिए है, खोलकर देखूं पसंद आएगा या नहीं। उत्सुकता से बैग खोला तो अंदर एक डिब्बा निकला। डिब्बे में सबसे नया फोन मॉडल था। फोन देखकर खुशी से हैरान रह गए। इससे पहले भी ये तुमने मेरे लिए खरीदा? हाँ, वैसे खरीदा नहीं कहूंगी, अपनी ही एक मोबाइल शॉप से उठा लिया। देख लो पसंद है या नहीं, नहीं तो और भिजवा देती हूँ। तुम हाथ में नया फोन घुमाते हुए मुस्कुराए, पसंद है? मैं तो नया फोन लेने की सोच ही रहा था। वेईयान दीदी, तुम तो सही वक्त पर काम आ गई। लू वेईयान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पसंद आया तो अच्छी बात है, अब चलें? तुमने सिर हिलाया।
नया फोन जेब में रखा, दादी के राख का बर्तन गले लगाकर लू वेयान के साथ घर से निकले। मंजिल थी कुनकुन कब्रगाह। गाड़ी सीधे कब्रगाह के गेट पर रुकी। राख का बर्तन लेकर गाड़ी से उतरे। लू वेयान साथ साथ चल रही थी। दोनों स्टाफ के साथ तय जगह पर पहुंचे। राख को कब्र के पत्थर में रखा गया। फिर लू वेयान एक तरफ खड़ी शांति से देखती रही। तुम्हारी आंखें लाल थीं, पर आंसू नहीं बहाए। जानते थे दादी को हर बार तुम्हें रोता देखना पसंद नहीं होगा। सब कुछ ठीक से करने के बाद दादी की कब्र के सामने खड़े होकर लू वेयान से बोले, वेयान दीदी, तुम गाड़ी में जाकर इंतजार करो, मुझे दादी से थोड़ी अकेले में बात करनी है। लू वेयान तुम्हारी बात सुनकर हल्के से सिर हिलाकर मुड़ी और चले गई। तुम पलटकर कब्र के पत्थर पर दादी की मुस्कुराती तस्वीर देखते रहे। आंसू फिर भी नहीं रुके। कब्र के पास ऐसे झुके जैसे पहले दादी के कंधे पर झुकते थे। चेहरे के आंसू पोंछते हुए धीरे से बोले, दादी, मैं बेकार हूं ना? अगर पहले ऑपरेशन हो जाता तो शायद आप मुझे छोड़कर न जाती। दादी, पता है 2 दिन पहले आपका सपना देखा, आप वैसे ही मेरा सिर सहला रही थी, कह रही थी शियाओ लिन, अच्छे से रहना। दादी, पता है, अब जो परिवार मिला है वो मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करता है। वेयान दीदी भी मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती है। अच्छा दादी, एक बात तो बताना बाकी ही रह गया। मुझे पता है वेयान दीदी से मेरी मंगनी भी है। नहीं नहीं दादी, मैंने कल रात ही आपको बताया था। दादी, मुझे लगता है मुझे वेयान दीदी थोड़ी पसंद आने लगी है। काश आप भी यहाँ होती। आंखें बंद करते ही आंसू रुक नहीं पा रहे थे। दादी, मैं चाहता हूँ आप मुझे शादी करते हुए देखें। तभी हल्की सी हवा चली, जैसे दादी का हाथ तुम्हारे गाल पर फिरा हो। हैरान होकर आंखें खोली। आसपास पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे दादी फुसफुसा रही हो। मेरा शियाओ लिन अच्छे से रहे, दादी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। खुद को संभाल कर आंसू पोंछे, मुड़कर कब्र के पत्थर पर बनी दादी की तस्वीर देखी। धीरे से मुस्कुराए। ठीक है दादी, अब मुझे चलना होगा। वेयान इंतजार कर रही है। आगे से जब भी वक्त मिलेगा मिलने आता रहूंगा। फिर उठकर थोड़ी दूर खड़ी लू वेयान की तरफ चल दिए। सामने खड़ी लू वेयान को देखकर थोड़ा हैरान हुए। वेयान दीदी, तुम गाड़ी में इंतजार नहीं कर रही थी क्या? थोड़ी चिंता हुई तो वापस आ गई। उसकी नरम नजरें देखकर दिल में एक अलग सी हलचल हुई। चलो वेयान दीदी, अब घर चलते हैं। तुम और लू वेयान अभी अभी शन परिवार की पुरानी हवेली पहुंचे ही थे कि माँ और शन जी युए जल्दी में तुम्हें लेकर बाहर निकल गई। लू वेयान को भी गाड़ी में बैठने से पहले ही साथ खींच लिया गया। गाड़ी में बैठकर सामने माँ और शन जी युए को देखकर जिज्ञासा से पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? माँ मुस्कुराते हुए बोली, बस तुम्हारा पूरा बॉडी चेकअप कराने ले जा रहे हैं। कल रात माँ ने देखा तुम बहुत दुबले हो, इसलिए सोचा पूरा चेकअप करा लें, फिर सही से तुम्हारी सेहत सुधारेंगे। बगल में बैठी शनजी युए ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। बगल में बैठी लू वेयान ने देखा तुम कुछ और कहने वाले हो तो बोली, शियाओलिन, शन आंटी सब तुम्हारी सेहत की फिक्र में है। पूरा चेकअप हो जाए तो सबको तसल्ली रहेगी। सामने गंभीर बैठी लू वेयान को देखकर अचानक बोल पड़े, इस सब में तुम भी शामिल हो क्या? गाड़ी में एकदम से सन्नाटा छा गया। थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर खुजाया। नहीं मतलब, मैंने ऐसा सवाल क्यों पूछा? शर्म से पैर की उंगलियां तक सिकुड़ गईं। लू वेयान की आवाज आई, हाँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ। बगल में मजा लेते हुए शनजी युए बोली, अरे माँ देखो, हम इतना कुछ बोले पर लू वेयान की बस एक बात के आगे सब फीका पड़ गया। सच में तुलना करके दुखी हो जाना पड़ता है। अरे दीदी, बकवास मत करो। शनजी युए ने भौं उठाकर लू वेयान की तरफ देखा। सुना तुमने? मेरा भाई तुम्हारी वजह से नहीं भाग रहा। अच्छा तो अगली बार और मेहनत करूंगी। थोड़ा असहाय होकर दोनों को देखते रहे। कुछ बोलना चाहा पर दोनों के आगे बात ही नहीं बन पाई, चुप ही रह गए। थोड़ी देर में गाड़ी शन परिवार के अपने प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंची। लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहुंचते ही सीधे चेकअप शुरू हो गया। पहला टेस्ट खून का था। शायद बचपन से पोषण की कमी की वजह से नर्स कई बार सुई लगाने के बाद भी सही नस नहीं ढूंढ पाई। शन जी युए का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। नर्स को बार बार गलत जगह सुई चुभाते देख नाराज हो गई। मैं क्या कहूं तुम्हें, सुई लगानी भी नहीं आती क्या? मेरे भाई को गिनी पिग समझ रखा है क्या? वो छोटी सी नर्स भी घबराकर पसीने पसीने हो गई। तुमने देखा? कोई बात नहीं, ये मेरी ही गलती है, मेरी नसें ही बहुत पतली हैं। तुम्हारे एक हाथ पर तो अब सुई लगाने की जगह ही नहीं बची थी। नर्स रोने वाली थी कि बगल से लू वेयान बोल पड़ी, तुम अपना काम करो, मैं देख लेती हूँ। उसकी ये बात सुनते ही सबकी नजर सीधे लू वेयान पर टिक गई। देखा, वो पहले से ही अपने हाथ ठीक से साफ कर रही थी। शनजी युए शक भरी नजरों से लू वेयान को देखते हुए बोली, लू वेयान, तुम्हें आता है क्या? नहीं आता तो प्रोफेशनल कोई दो, वरना दूसरी नर्स बुला लो। शनजी युए की बात पूरी होने से पहले ही दूसरी तरफ सुई सीधे तुम्हारी नस में जा चुकी थी। सामने खड़ी आत्मविश्वास भरी मुस्कान वाली लू वेईआन को देखकर हैरानी से पूछ बैठे, वेईआन दीदी, तुमने पहले कभी यह सीखा था क्या? लू वेईआन ने हाथ के दस्ताने उतारकर फेंके, फिर सिर हिलाया। नहीं, बस देखने में आसान लग रहा था। वैसे भी तुम्हें इतनी सुई लग चुकी थी, सोचा मुझे भी प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए। तुम असहाय होकर उसे देखते रहे। वेईआन दीदी, ये भी कोई तरीका है क्या? पर सच में तुम बहुत माहिर हो। ठीक है, मैं बस चाहती थी तुम्हें कम सुई लगे। फिर दूसरे हाथ की तरफ देखकर पूछा, दर्द तो नहीं हो रहा? तुमने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पहली बार खून निकलवाने के बाद बाकी चेकअप आसानी से हो गया। 2.5 घंटे बाद पूरा चेकअप खत्म होते ही लू वेईआन ने खाने पर चलने को कहा। माँ और शनजी युए को कंपनी के काम की वजह से पहले जाना पड़ा। फिर उसके साथ बिना किसी अड़चन के एक फैमिली रेस्टोरेंट पहुंचे। चारों तरफ की शानदार सजावट देखकर
थोड़ा असहज महसूस हुआ। पूछ बैठे, ये रेस्टोरेंट भी तुम्हारे परिवार की प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, तुम्हारे परिवार की है? तुम्हें असहाय होकर लगा यह सवाल पूछना ही बेकार था। लू वेई यान तुम्हें उसके पसंदीदा वाले केबिन में ले गई। बैठते ही मेन्यू देखने से पहले ही लू वेई यान ने आज से कई डिश के नाम बता दिए। मुड़कर हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता मुझे ये डिश पसंद है? लू वेई यान ऐसे बिल्कुल सामान्य बनी रही, चेहरे पर नरम मुस्कान लिए बोली, जानना चाहो तो अपने आप पता चल जाता है। तुम एक पल के लिए सोच में पड़े, फिर अचानक जी वेई की याद आई। एक साल साथ रहने पर भी तुम उसकी हर पसंद जानते थे, पर जी वेई अक्सर तुम्हारी पसंद भूल जाती थी। कई बार बाहर खाने पर तुम्हारी सबसे नापसंद डिश ही मंगवा देती थी। अब लू वेई आन से तुलना करके लगा, पहले जी वेई के लिए जो प्यार का चश्मा चढ़ा था वो सच में बहुत ज्यादा था। खाना खाते वक्त लू वेई आन का फोन बजा। फोन निकालकर शांति से रिसीव किया। वेई आन, सुना तुम वापस आ गई हो, आज फ्री हो क्या? बाहर मिलते हैं ना? लू वेई आन ने एक पल तुम्हारी तरफ देखा जो ध्यान से खाना खा रहे थे। नहीं, आज रात फ्री नहीं हो। फ्री नहीं? क्यों? किस काम में बिजी हो? अपने मंगेतर के साथ हो? ये बात सुनते ही तुम्हारे मुंह से सूप छूट गया। फोन पर भी थोड़ी देर सन्नाटा छा गया। फिर एक तेज आवाज आई, क्या? मंगेतर मिल गया? बेईमान दीदी, मंगेतर अभी तुम्हारे साथ ही है क्या? मना करने की कोशिश मत करो, मैंने आवाज सुन ली है। लुवेयान ने शांति से टिश्यू पकड़ाया। मुंह पोंछते वक्त तुम्हारा ध्यान लगातार लुवेयान पर ही था। हाँ, कुछ दिन पहले ही मिला। सच में? वेयान दीदी, आखिर तुम्हारा भी सिंगल स्टेटस खत्म हुआ। जल्दी मंगेतर को लेकर मिलने आओ। अभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं वेयान दीदी? हम सब सहेलियां तुम्हारे मंगेतर से मिलना चाहती हैं, बस एक बार मिलवा दो। नहीं मतलब नहीं, बस इतना ही। इतना कहकर लू वेयान ने बिना सामने वाले की बात सुने फोन काट दिया। फिर तुम्हारी तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? तुमने हाथ हिलाकर शर्मिंदगी से लू वेयान को देखा। मुझे बस अचानक खांसी आ गई थी, कुछ नहीं। लू वेयान ने सिर हिलाया। हाँ पता है, आगे से खाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। लू वेयान तुम्हारी बात मान गई। अब तुम्हें ही समझ नहीं आया आगे क्या कहें। फिर जिज्ञासा से पूछा, अभी फोन पर कौन थी? तुम्हारी दोस्त? हाँ, हम बचपन की दोस्त है। वैसे वो तुम्हारी भी दोस्त कहलाती है। फिर उलझन से पूछा, उन्होंने मिलने बुलाया तो तुम क्यों नहीं गई? लू वेयान ने नरम नजरों से देखते हुए गंभीरता से कहा, मैंने अभी अभी कहा तो आज मंगेतर के साथ हूँ। तुम्हारा चेहरा फौरन लाल हो गया। वेयान दीदी, इतना मजाक करना पसंद है क्या? कोई भी लड़का ये झेल ही नहीं पाएगा। खुद को संभालते हुए सिर उठाकर सामने खड़ी लू वेयान को देखा। बनावटी शांति से बोले, वेयान दी, तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं, तुम बाहर जाकर उनसे मिल सकती हो। तो मान लो मैं खुद ही तुमसे चिपकी हूँ। गंभीर चेहरे वाली लू वेयान को देखकर लगा उसकी वो ठंडी छवि तुम्हारे सामने पूरी तरह टूट चुकी है। ये वही ठंडी और शानदार लड़की है जो कुछ दिन पहले माए बाप की पिछली सीट पर बैठी मिली थी क्या? खाना खत्म करके दोनों हॉस्पिटल वापस आए। माँ और शनजी यूए भी वहां पहुंच चुके थे। रिपोर्ट मिलते ही सब एक साथ पढ़ने लगे। शनजी यूए रिपोर्ट के डेटा देखकर हैरानी से लू वेयान से पूछी, तुम्हें समझ आ रहा है? लू वेयान ने पहले सिर हिलाया, फिर मना किया। शनजी यूए और हैरान होकर बोली, लू वेयान, तुम कभी हाँ कभी ना, मतलब क्या है इसका? लू वेयान ने बेवकूफ समझने वाली नजरों से देखा, फिर रिपोर्ट लेकर आखिरी पन्ना पलटा। यहाँ तो साफ लिखा है। शनजी यूए शर्मिंदा होकर सिर खुजाते हुए रिपोर्ट देखने लगी। रिपोर्ट में साफ था तुम्हारी सेहत पूरी तरह ठीक है, बस थोड़ा खून की कमी और पोषण की कमी है, इसके अलावा थोड़ी कमजोरी भी है। माँ रिपोर्ट देखकर दिल का बोझ हल्का महसूस हुआ। फिर शनजी यूए के साथ मिलकर पोषण की योजना बनाने लगी। नतीजा यह हुआ कि सीधे अगली सुबह ही उठ पाए। तैयार होकर डाइनिंग रूम पहुंचे ही थे कि माँ को इधर उधर व्यस्त देखा। जिज्ञासा से पूछा, माँ ये सब क्या कर रही हो? माँ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, कल की चेकअप रिपोर्ट तो आ गई थी ना, आज माँ खुद तुम्हारे लिए पौष्टिक खाना बना रही है। थोड़े भावुक होकर माँ को गले लगाया। नाश्ता खत्म करके बगीचे में टहलने जाने ही वाले थे कि दीदी शनजी यूए जल्दी में दौड़ती आई। श्याओलिन, यह लो, तुम्हारी सेहत के हिसाब से बनाई गई फिटनेस प्लान है। सही खाना और एक्सरसाइज मिलकर तुम्हारी सेहत जल्दी सुधार देंगे। जानते थे यह सब परिवार की फिक्र है, इसलिए मना नहीं किया। तब से रोज प्लान के मुताबिक एक्सरसाइज, आराम और सुबह की दौड़ शुरू कर दी। पहली सुबह ही गेट पर लू वेयान भी दौड़ने के लिए तैयार खड़ी मिली, देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हुई। वेयान दीदी, साथ में दौड़ें? लू वेयान ने सिर हिलाया। लू वेयान का साथ मिलते ही सुबह की दौड़ भी मुश्किल नहीं लगी। दौड़कर वापस आए तो लिविंग रूम से शन हाओ और शन जी यूए की शिकायत भरी आवाजें सुनाई दी। सुनकर पता चला भाई दीदी दोनों सोच रहे थे कल कौन तुम्हारे साथ दौड़ेगा। बगल में बैठी माँ शांति से कॉफी पीते हुए एक ही बात से उनकी उम्मीदें तोड़ दी, अगर तुम दोनों भी लू वेयान जितनी जल्दी उठ सको तो मुझे कोई इतराज नहीं। शन हाओ और शन जी यूए ने एक दूसरे को देखा। दोनों सिर झुकाकर ऐसा मुंह बनाया जैसे जिंदगी बेकार हो गई हो। दोनों के अपने अपने काम धंधे थे, बस हाल ही में तुम्हारे वापस आने की वजह से थोड़ा कम व्यस्त थे। सोचकर कि रोज सुबह अपना छोटा भाई लू वेयान के साथ इतना सारा काम कैसे संभालती होगी। फिर भी जल्दी सोना उठना कर पाने वाली लू वेयान जैसा कौन कर सकता है? देर रात तक काम निपटाकर भी सुबह जल्दी उठकर दौड़ जारी रख पाना यह सिर्फ लू वेयान ही कर सकती थी। तो कुल मिलाकर शन परिवार के भाई बहन बस इतना ही कह पाए कि मुकाबला ही नहीं है, टक्कर देना नामुमकिन है। देखते ही देखते तुम्हें शन परिवार में वापस आए लगभग 1 महीना हो गया। इस 1 महीने में तुम धीरे धीरे शन परिवार की जिंदगी में ढल चुके थे।
और इस दौरान खुद में भी बहुत बदलाव आया था। डाइटिशियन का तैयार किया खाना, प्रोफेशनल फिटनेस प्लान और शन लू दोनों परिवारों की तरफ से मिले तरह तरह के टॉनिक की वजह से तुम्हारी सेहत साफ तौर पर सुधर गई थी। चेहरा भी काफी निखर गया था। चेहरा जवानी वाली माँ से मिलता जुलता और दिन ब दिन ज्यादा हैंडसम दिखने लगा था। माँ अपने छोटे बेटे का निखरता चेहरा देखकर एक दिन गंभीरता से एक बात का ऐलान कर दिया, शियाओलिन, तुम्हें वापस आए 1 महीना हो गया है, अब वक्त है तुम्हें सबसे मिलवाने का, क्या तुम तैयार हो? हाई सोसाइटी में सब जानते थे, शन परिवार का सबसे छोटा बेटा जन्म के थोड़े समय बाद ही किसी ने उठा लिया था। 20-25 साल तक कोई खबर नहीं मिली थी। इतना पैसा और मेहनत लगाने के बावजूद शन परिवार उसे ढूंढ नहीं पाया था। अब जब तुम मिल गए हो, पापा और माँ बहुत पहले से ये खबर सबको बताना चाहते थे। आखिर तुम्हारी पहचान का डीएनए रिपोर्ट से पक्का सबूत भी था। झूठ होने का कोई सवाल ही नहीं। माँ को काफी देर तुम्हारा जवाब ना मिलने पर लगा शायद तुम राजी नहीं हो। कुछ और कहने ही वाली थी कि तुमने सिर हिला दिया। पापा माँ, आप जो भी फैसला लो मैं पूरा साथ दूंगा। सोचा यह हाई सोसाइटी में एक आम बात ही होगी, इसलिए मना नहीं किया। तुम्हारी हामी सुनकर शन जी यूए की आंखों में उत्साह और खुशी की चमक आ गई। पार्टी 7 दिन बाद राजधानी के सबसे शानदार होटल में रखी गई। तारीख तय होते ही माँ और शन जी यूए तुम्हें लेकर जमकर शॉपिंग करने लगी। तुमने सोचा था माँ दीदी के साथ चुपचाप घूम लेंगे, पर बगल में खड़े 2 बॉडीगार्ड दोनों की खरीदारी में डूबी उत्साहित आंखें देखकर आखिर बोल ही पड़े, माँ दीदी आप भूल गई हम सूट खरीदने आए थे। माँ और शन जी यूए एक पल के लिए चौंकी। साफ था असली मकसद ही भूल गई थी, पर इससे उनका खरीदारी का जोश कम नहीं हुआ। शियाओलिन, ये देखो, पसंद है क्या? थोड़ा असहाय होकर भी आज्ञाकारी होकर पास चले गए। 2 घंटे घूमने के बाद आखिर माँ और शन जी यूए को असली मकसद याद आया। तीनों मॉल के सबसे बड़े ब्रांडेड सूट स्टोर पहुंचे। इतनी शानदार दुकान पहले कभी नहीं देखी थी। माँ और शन जी यूए के साथ अंदर कदम रखते ही तरह तरह के कपड़े देखकर आंखें चौंधिया गईं। माँ और शन जी यूए मुस्कुराते हुए बोली, शियाओलिन, खुद जाकर जो पसंद आए चुन लो। सिर हिलाकर सेल्सगर्ल के साथ चुनना शुरू किया। दुकान की जगह बहुत बड़ी थी, ध्यान से देखते रहे। पहले कभी सूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए इस मामले में समझ थोड़ी कम थी। आखिर दुकान में सबसे नौजवान दिखने वाली एक ड्रेस पर नजर टिकी। सेल्स गर्ल से वो सूट निकलवाया। फिर माँ और शन जी यूए को दिखाने वापस जाने ही वाले थे कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। किसी ने नाम पुकारा। बिना सोचे मुड़कर देखा, थोड़ी दूर एक शौकीन मिजाज वाला आदमी खड़ा था। भौहें सिकोड़कर काफी देर तक ध्यान से देखा, फिर पूछते हुए कहा, शुकुन, तुम हो क्या? शुकुन ने आंखें घुमाकर हाथ बांधे, तुम्हें देखते हुए बोला, मैं नहीं तो और कौन, इतने सालों बाद भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कहते हुए ऊपर से नीचे तक देखा, अभी भी उतने ही गरीब लग रहे हो। शुकुन हाई स्कूल में तुम्हारा सहपाठी था, तब तुम स्कूल के सबसे गरीब पर सबसे हैंडसम लड़के थे, और शुकुन अमीर घर का लड़का था, पर शक्ल में तुमसे कमतर। उस वक्त शुकुन के घर में बहुत पैसा था। तुम दादी को तकलीफ न पहुंचे इसलिए कभी उससे टकराव नहीं किया। हाई स्कूल के बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए। फिर कभी शुकुन से मुलाकात नहीं हुई थी। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है इतने सालों में भी कुछ खास नहीं कर पाए। तुमने खुद के कपड़ों की तरफ देखा, समझ आया। शुकुन को लगा तुमने कोई सस्ता बेब्रांड कपड़ा पहना है। कुछ सफाई देने ही वाले थे कि शुकुन बोल पड़ा, यहाँ के सूट तुम जैसे गरीब खरीद सकते हो क्या? यहाँ हर सूट लाखों का है, महंगा तो लाखों करोड़ों तक जाता है। तुमने अगर खराब कर दिया तो। शुकुन की बात यहीं खत्म नहीं हुई। नजर सेल्सगर्ल पर टिकाकर बोला, तुम्हारी दुकान ग्राहक चुनने से पहले जांच नहीं करती क्या? किसी को भी अंदर आने दोगे तो अगर इसने कपड़ा खराब किया तो क्या यह भर पाएगा? सेल्सगर्ल ये सुनकर वहीं जड़ हो गई। हालांकि उसे तुम्हारी असली पहचान नहीं पता थी, पर यह कहना कि तुम कपड़ा नहीं भर सकते थोड़ा हास्यास्पद ही लगा। शुकुन तुम्हें और सेल्सगर्ल को चुप देखकर सोचा उसकी बात का असर हुआ है। अंदर एक अजीब सा गर्व महसूस हुआ। उसकी नज़र सेल्सगर्ल के हाथ में पकड़े सूट पर पड़ी। आंखें चमक उठीं, हाथ बढ़ाकर सीधे छीन लिया। तुमने भी फुर्ती से उस मुश्किल से चुने सूट को पकड़ लिया। शुकुन ने तुम्हें विरोध करते देख दोनों एक दूसरे से खींचतान करते हुए कुछ कदम पीछे हट गए। शुकुन ने उल्टा शिकायत करते हुए सेल्सगर्ल की तरफ इशारा किया, देखो इसी ने सूट खराब किया, इससे भरवाओ। शुकुन ने हाथ में बचा आधा सूट जमीन पर फेंक कर जाने लगा। तुमने आगे बढ़कर शुकुन को पकड़ लिया, ये सूट हम दोनों ने मिलकर खराब किया है, बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जाओगे। मुझे छोड़ो, तुमने खराब किया है, मैं क्यों भरूं? तुमने छीना नहीं होता तो खराब ही क्यों होता? मुझे भी भरना है तो तुम्हें भी भरना होगा। तुमने शुकुन का हाथ कसकर पकड़ रखा था, इतना कसकर कि वो छूट ही नहीं पा रहा था। शुकुन गुस्से में हाथ छुड़ाते हुए तुम्हें तरह तरह की गालियां देने लगा। सेल्सगर्ल को हालात बिगड़ते देख वो तुरंत आगे मैनेजर को बुलाने गई। माँ और शनजी यूए तब तक वेटिंग एरिया में बैठकर कॉफी पी रही थीं। तभी पहले साथ गई सेल्सगर्ल को घबराकर वापस दौड़ते देखा। फिर सुना सेल्सगर्ल मैनेजर को बता रही थी, मैनेजर, बुरी खबर है, शियाओलिन साहब किसी और ग्राहक से झगड़ रहे हैं। मैनेजर को माँ वगैरह की असली पहचान पता थी। फौरन 2 स्टाफ के साथ भागा। माँ और शनजी यूए भी पीछे पीछे दौड़ी। दूर से ही देखा तुम एक हाथ से चेहरा दबाए खड़े हो, जैसे चोट लगी हो। शियाओलिन, माँ और शनजी यूए बिजली की रफ्तार से दौड़कर पास आई, तुम्हारे सुन्न खड़े रहते ही। और खून तो निकल रहा है। माँ और शनजी यूए का चेहरा फौरन बदल गया। माँ ने तुम्हें अपने पीछे खींचा। गुस्से से शुकुन को घूरते हुए बोली, तुमने ही मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। शुकुन एक पल हैरान रह गया। माँ की बात सुनकर होश में आते हुए माँ और शनजी यूए को ऊपर से नीचे तक देखा।
माँ और शंजी युए के कपड़ों पर कोई साफ ब्रांड का निशान नहीं था। फिर माँ की बात सुनकर सोचा, तुम्हारे असली माँ बाप भी शायद कोई मामूली लोग ही हैं। चेहरे का डर की जगह फौरन ढीठपने ने ले ली। अरे मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारी माँ भी है। तुम तो अनाथ थे, दादी ने पाला था ना। लगता है तुम्हारी असली माँ भी गरीब ही निकली। तुम्हारी किस्मत का तो मुझे रश्क होने लगा। शुकुन की इन दो बातों ने सीधे तुम्हारी दोनों दुखती रग छेड़ दी। एक तो दादी, गुस्से में तुमने शुकुन के मुंह पर जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया।